हेलो स्टूडेंट, आई एम सनी अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं ये कुछ निश्चित नियम होते हैं जो कि प्रबंध कार्य करने वाले व्यक्तियों अर्थात प्रबंधक द्वारा अपनाए जाते हैं। क्योंकि प्रबंध कार्य मनुष्य का किया जाता है, इसीलिए इन सिद्धांतों में लोचशीलता पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान की भांति जटिल न होते हुए लोचशील होते हैं। अगर बात करें कि ये नियम या सिद्धांत बने कैसे थे, तो प्रबंध के सिद्धांतों के लिए मुख्य रूप से दो आधार हैं। पहला है अवलोकन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे हम कोई काम करते रहते हैं और हमारे सामने उससे संबंधित कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम अनेक विकल्पों को काम में ले सकते हैं। उनमें से जिस विकल्प के द्वारा समस्या का समाधान बेहतर तरीके से हो जाता है, हम उसे ही सिद्धांत का रूप दे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे आधार की। दूसरा आधार होता है प्रयोगों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम नियम बनाने के लिए विशेष समूह पर कुछ कार्य कर देखते हैं और जो निष्कर्ष श्रेष्ठ विकल्प के रूप में हमें मिलता है, उसे सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक शास्त्र की तरह स्थायी नहीं होते, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये केवल सामान्य मार्गदर्शक का काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग मनुष्य का व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रबंध के सिद्धांतों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, उन्हें हम आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जानते हैं। वैसे तो अनेक प्रबंध शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने अनेक प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है हेनरी फेयोल का। प्रोफेसर हेनरी फेयोल के जो 14 सिद्धांत हैं, वह प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन सिद्धांतों को। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन। देखिए, कार्य का विभाजन में कहा गया है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कोई जटिल कार्य करते हैं, तो एक ही व्यक्ति द्वारा उसे किया जाना कठिन होता है। अतः हम कार्य के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, यानी कि एक बड़े कार्य के कई अनेक टुकड़े हम कर देते हैं और प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को सौंप देंगे। कार्य सौंपते समय में यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस कर्मचारी को यह कार्य सौंपा जा रहा है, वह इसका विशेषज्ञ होगा ही होगा, साथ ही साथ उसकी उस कार्य में रुचि भी होनी चाहिए, तभी वो उस कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करेगा। सेकंड आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। देखिए, अधिकार व उत्तरदायित्व कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम कार्य करने के लिए कर्मचारियों को अधिकार नहीं देंगे, वो किसी भी तरीके से इसको पूरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब तक उनके उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किए जाएंगे, वो अपना 100% कभी भी काम पर नहीं देंगे, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक वर्कर को उसके काम को पूरा करने से संबंधित कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है अनुशासन, डिसिप्लिन।
आपने सुना भी होगा, जब तक अनुशासन की पालना पूर्ण रूप से ना करी जाए, कोई भी कार्य सही प्रकार से संपन्न नहीं हो सकता। तो संस्था में भी अनुशासन बहुत ही अनिवार्य है। अनुशासन का अर्थ है कि सभी कार्य एक निश्चित विधि से, एक निश्चित तरीके से होना। हर एक संगठन के अपने कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी उन नियमों को तोड़ता है तो उसके लिए दंड विधान होना भी आवश्यक है, दंड प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। हालांकि जब दंड प्रक्रिया को हम अपनाते हैं उस समय उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेंगे जिसके कारण अनुशासनहीनता हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक कर्मचारी रोज समय से आता है, बहुत अच्छे से काम करता है। एक दिन वह व्यक्ति थोड़ा लेट हो गया तो दंड विधान के अंदर प्रावधान हो सकता है कि उसकी सैलरी काट ली जाए। लेकिन वह व्यक्ति रोज समय पर आता है और आज किसी विशेष कारण से, हो सकता है रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई हो जिसके कारण वो देरी से पहुंचा है, तो किस कारण से उससे अनुशासनहीनता हुई है, यानी आज वो समय पर नहीं आया है, ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर वो बिना किसी कारण के देरी से आया है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी आवश्यक है, उसे दंड दिया जाना आवश्यक है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति या कारण के कारण ऐसा हुआ है तो उसको दंड दिया जाना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आदेश की एकता। ध्यान दीजिएगा, अगले 2 पॉइंट आएंगे, आदेश की एकता और निर्देश की एकता। दोनों पॉइंट मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ, आदेश की एकता और निर्देश की एकता, क्योंकि दोनों मिलते जुलते पॉइंट हैं। थोड़ा स्टूडेंट का कंफ्यूजन भी होता है और एक इसमें से क्वेश्चन भी बनेगा, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है। तो आदेश की एकता लेते हैं पहले। आदेश की एकता का आशय है कि एक समय में, ध्यान दीजिएगा, एक समय में कर्मचारियों को आदेश केवल एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। एक समय की बात कर रहा हूं मैं, एक समय में एक कर्मचारी को आदेश केवल एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। यदि उसे अनेक अधिकारियों से आदेश मिलेगा तो प्रत्येक के आदेश में भिन्नता होगी और कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा कि किसका काम पहले करे किसका बाद में, जिससे कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बीएसटी का कोई होमवर्क देता हूँ और उसी समय आपको अकाउंट्स के टीचर अकाउंट्स का होमवर्क देते हैं, हिंदी के टीचर हिंदी का भी होमवर्क देते हैं। सेम समय पर, एक ही समय पर एक साथ करने के लिए, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्राथमिकता किस कार्य को दी जाए। समय अवधि भी हम आपको लिमिटेड दे रहे हैं जिसमें आपको एक काम ही कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति थोड़ा भ्रम पैदा कर देगी और कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक ही काम करना बाकी नहीं करना है, लेकिन एक समय में एक ही अधिकारी अगर आदेश देगा तो हम इस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं निर्देश की एकता का। निर्देश की एकता का तात्पर्य है कि संगठन की वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो। ध्यान दीजिएगा, वहां कर्मचारियों का दिया गया था, यहां क्रियाओं के बारे में करी जा रही है। संगठन की वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो, एक ही अधिकारी के अंतर्गत आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर एक ही काम हम एक से ज़्यादा अधिकारियों को सौंप देते हैं, जैसे आज बीएसटी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ 4 टीचर और आपको बीएसटी पढ़ा रहे हैं। सोचा कि अगर 4 टीचर आपको बीएसटी पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, 4 टीचर जब मेहनत करेंगे आपके ऊपर। लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। वास्तविकता ये होगी कि उस वक्त रिजल्ट डाउन होगा। क्यों? क्योंकि हर टीचर का कराने का तरीका, उसका पढ़ाने का तरीका, उसका एक्सप्लेनेशन का मेथड सब अलग अलग हो सकता है। हर एक टीचर के कंसेप्ट क्लियर करने की विधि अलग अलग हो सकती है।
जब एक साथ ज़्यादा टीचर काम करेंगे तो कार्य का दोहराव होगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर दूसरे टीचर ने पढ़ाया, तीसरे टीचर ने और चौथे टीचर ने, तो एक ही चीज़ को बार बार आप पढ़ते जाएंगे तो कार्य का दोहराव हो रहा है, समय की बर्बादी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्य छूट ही जाए। मैं सोचूंगा ये दूसरा टीचर करा देगा, दूसरे ने सोचा तीसरा टीचर करा देगा, तीसरे ने सोचा चौथा टीचर कराएगा, और चौथे ने सोचा पहला टीचर था उसने करा ही दिया होगा। तो कार्य का दोहराव या कार्य का छूट जाना, दोनों समस्याएं इस सिद्धांत के न होने से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। ध्यान दीजिएगा, संस्था के हित सामूहिक हित कहलाते हैं और व्यक्ति के खुद के हित कहलाते हैं व्यक्तिगत हित। तो कई बार संगठन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे सामूहिक हित यानी कि संगठनात्मक हित और व्यक्तिगत हित यानी कि मेरे खुद के हित, दोनों में टकराव आ जाता है। दोनों हित एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं कि अगर मैं सामूहिक हित के बारे में सोचूंगा तो मेरा व्यक्तिगत हित मेरे को भूलना पड़ेगा, और अगर मैं व्यक्तिगत हित के बारे में सोचूंगा तो सामूहिक हित मेरे को भूलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में सदैव प्रबंधक को अपने व्यक्तिगत हित को त्याग देना चाहिए और संस्था के हितों को अपनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं जहां पे मेरे को एक कर्मचारी की नियुक्ति करनी है, जिसके लिए मेरे पास दो व्यक्ति के रिज्यूम आते हैं, ए और बी। जो ए व्यक्ति है मेहनती आदमी है, क्वालिफाइड है, ठीक है, सारा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। वहीं बी में ये कोई भी गुण नहीं है। बी के सिर्फ एक ही विशेषता है कि वो मेरा मिलने वाला है, मेरा भाई, मान लीजिए मेरा भाई है। तो अगर मैं संस्थागत हित की बात करूं तो ए जो है वो संस्था के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन अगर मेरे व्यक्तिगत हित की बात करूं तो बी जो है मेरा खुद का भाई है, मेरा रिश्तेदार है। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर व्यक्तिगत हित की बात करूं तो बी की नियुक्ति करूंगा और संस्थागत हित की बात करूं तो ए की। तो ऐसी स्थिति में मेरे को अपने व्यक्तिगत हित को त्याग के और संस्थागत हित को अपनाना चाहिए, महत्व देना चाहिए, क्योंकि संस्था के कल्याण के अंदर ही मेरा दीर्घकालीन कल्याण है। मान लीजिए कल को मैंने बी को नियुक्त कर लिया, वो काम ढंग से नहीं करता है, संस्था को नुकसान होगा, हानि होगी, हानि का असर सभी कर्मचारियों को होगा, मेरे पे भी होगा। हो सकता है इन द फ्यूचर में बी की सीट भी खाली हो जाए और मेरी भी खाली हो जाए। तो दीर्घ समय में संस्थागत हित और व्यक्तिगत हित समान होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए प्रबंधक को जब भी दोनों हितों में टकराव हो, व्यक्तिगत हित को त्यागना चाहिए और संस्थागत हित या सामूहिक हितों को महत्व देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 7 पॉइंट, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि उनको दिया जाने वाला वेतन, कमीशन, फीस किसी भी प्रारूप में हो सकता है। ठीक है, तो कर्मचारियों को पारिश्रमिक उनके कार्यों के आधार पर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, जो कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको अच्छा वेतन, अच्छा मजदूरी या अच्छा कमीशन दिया जाएगा, और जो कर्मचारी अच्छा काम नहीं करेगा उसको पारिश्रमिक की दर कम होनी चाहिए। अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो संस्था में कभी भी ढंग से काम नहीं होगा। साथ ही साथ कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना भी आवश्यक है। अगर किसी कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं, हम उसको कम सैलरी देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वह काम तो करेगा, क्योंकि कम सैलरी मिल रही है, मजबूरी में काम तो करेगा, लेकिन अपना 100% देते हुए काम नहीं करेगा, क्योंकि संस्था में उसको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, वो संस्था से संतुष्ट नहीं होगा, और जब वो संतुष्ट नहीं होगा तो काम कभी भी ढंग से नहीं कर पाएगा। वहीं पे अगर हम किसी कर्मचारी को आवश्यकता से अधिक वेतन भी देंगे तो वो भी हानिकारक है। पहली चीज, धन का अपव्यय, जितने में काम हो सकता था हम उससे ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी जो हैं अपना आप को अत्यधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उनको लगता है हमारे बिना संस्था चल ही नहीं सकती, तो वो भी संस्था के लिए घातक साबित हो सकता है।
तो इसलिए कहा गया है कि कर्मचारियों को सदैव उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। उन्हें दिया जाने पारिश्रमिक ना ही तो कम हो और ना ही बहुत अधिक हो, जितना वो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर ही उन्हें पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं केंद्रीयकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। देखिए, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों ही संस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पॉइंट का नाम जरूर केंद्रीयकरण है, लेकिन अगर आप डिटेलिंग देखेंगे तो किसी भी संस्था के लिए केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। और संस्था केंद्रीयकरण को अपनाए या विकेंद्रीयकरण को अपनाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन का आकार और वहां की प्रबंध प्रणाली कैसी है। सामान्यतः हम देखें तो जब बड़े व्यवसाय, बड़े उद्योगों की बात करें तो वहां विकेंद्रीयकरण आवश्यक है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति क्या क्या काम देखेगा, क्या क्या काम संभालेगा, तो इसलिए जरूरी है कि वह विकेंद्रीयकरण नीति को अपनाए। जबकि छोटे संगठनों को केंद्रीयकरण प्रणाली से ही अच्छे से चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ काम कम है, एक व्यक्ति अच्छे से उसको नियंत्रित कर सकता है। और अगर वहाँ पे विकेंद्रीयकरण कर देंगे तो वाद विवाद उत्पन्न होने की स्थिति ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि काम कम और काम करने वाले ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों ही आवश्यक हैं। यही एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सामान्यतः कहा गया है कि उच्च स्तर पर, प्रबंध के 3 स्तर हमने पहले भी पढ़े थे, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर पर केंद्रीयकरण प्रणाली अधिक उपयुक्त होती है, जबकि मध्य एवं निम्न स्तर पर विकेंद्रीयकरण को अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं सोपान श्रृंखला, यानी कि कार्य को सौंपना। देखिए, प्रबंध के अंतर्गत अगर हम कहें तो अधिकारों को सौंपने के लिए ऊपर से नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर एक संपर्क कड़ी, एक चेन जो है वो बनती है। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर अधिकारों को सौंपा जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध जो है मध्य स्तर को देगा अधिकार व कार्य, मध्य स्तर निम्न स्तर को देगा, और निम्न स्तर हो सकता है कर्मचारियों को देगा। वहीं इसके विपरीत नीचे से ऊपर की ओर भी अधिकारों को, नीचे से ऊपर की ओर जो है सुझाव, कर्मचारियों की समस्याएं सौंपी जा सकती है। ठीक है ना। देखिए, अगर किसी कर्मचारी को समस्या है तो वो निम्न स्तरीय प्रबंधक को बोलेगा। अगर निम्न स्तरीय प्रबंधक उसको संतुष्ट नहीं कर सकता तो वो मध्य स्तर तक लेके जाएगा। यदि मध्य स्तरीय प्रबंधक उसको संतुष्ट नहीं कर सकता तो वो इसे उच्च स्तरीय प्रबंधक तक लेके जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे की ओर अधिकार और नीचे से ऊपर की ओर जो है समस्याएं और सुझाव प्रेषित किए जाते हैं। अब कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही स्तर के दो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक ही स्तर के दो व्यक्ति आपस में संपर्क में आते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर समतल संपर्क स्थापित होता है। जैसे अगर मैं एक संगठन का प्रारूप आपको बताऊं तो प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं। उच्च स्तर, ठीक है, फिर आता है मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अब अगर हम बात करें उच्च स्तर की तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है उच्च स्तर वो अधिकार सौंपता है नीचे मध्य स्तर पर, मध्य स्तर ने सौंपे हैं निम्न स्तर पर। वही निम्न स्तर वाले समस्याएं। लेकिन कई बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही स्तर के दो व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे दो आपको जो हरे पॉइंट दिख रहे हैं, दो अधिकारी, हो सकता है तो ब्रांच मैनेजर हो सकता है तो डिविजनल मैनेजर हो, वो अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए जयपुर का प्रबंधक और जोधपुर का प्रबंधक,
दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को समतल संपर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस पूरे क्रम को फ्योल सीढ़ी का नाम, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, फ्योल सीढ़ी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है व्यवस्था। जैसे नाम से बदल रहा है व्यवस्था, ऑर्डर, कि किसी भी संगठन में सारा काम एक व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। यानी कि हर किसी व्यक्ति का, हर किसी वस्तु का एक निश्चित स्थान संगठन में होना अति आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये एक फैक्ट्री की प्रीमिसेस है। फैक्ट्री के अंदर ये आपका एंट्रेंस गेट हो गया। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए आपका एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट के बाद में मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी साइकिल की पार्किंग हो गई। ठीक है, साइकिल की पार्किंग के बाद में यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पे आपका चेंजिंग रूम हो गया। चेंजिंग रूम के बाद में यहाँ आपकी फैक्ट्री हो गई। ठीक है, फैक्ट्री के लिए फिर आपका यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर रखा हुई है। तो अब होगा क्या, देखिए एक कर्मचारी आएगा, गेट से एंटर हुआ, एंटर होके सीधा गया कहाँ, यहाँ पे पार्किंग, अपनी साइकिल बाइक जो भी है खड़ी करी। यहाँ से आया, फिर वो जाएगा कहाँ पे, अटेंडेंस लगाने के लिए। अटेंडेंस लगा के फिर वो कहाँ जाएगा, चेंज करने के लिए। वर्दी पहननी पड़ती है मजदूरों को, और उसके बाद जाएगा वो काम करने के लिए फैक्ट्री में। इसी की जगह अगर इसको एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए, जैसे मान लीजिए अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे हो गई पार्किंग, पार्किंग के बाद में अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर के बाद में चेंजिंग रूम, और उसके बाद में फैक्ट्री। तो समय की बचत इसमें होगी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो निर्धारित जगह की गई है वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध भी होनी चाहिए, वस्तुएं उपलब्ध भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कर्मचारी आया, गाड़ी खड़ी करी, अटेंडेंस लगाने गया कि अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ है ही नहीं, वो तो यहीं पे पड़ा था। तो अगर व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं होगा तो वो भी संस्था के लिए हानिकारक स्थिति कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद में हम आते हैं समता। समता का मतलब होता है समानता, सभी कर्मचारियों को एक समान समझना, किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, एक ही पद के, ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने ये लाइन लिखी हुई है, एक ही पद के सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ध्यान रखना, एक ही पद के व्यक्ति होने आवश्यक हैं। ऐसा ना हो कि संस्था के अंदर मजदूर और मैनेजर दोनों का एक जैसा व्यवहार किया जाए, दोनों को एक स्थान दिया जाए, क्योंकि मैनेजर कड़ी धूप में दिन भर खड़े काम नहीं कर सकता और मजदूर एसी रूम के अंदर जाके मेहनत नहीं कर सकता। तो दोनों का स्थान अलग अलग होगा। एक ही पद की बात कर रहा हूँ, अगर दो मजदूर हैं तो हमें उनसे भेदभाव नहीं करना है। उनके पारिश्रमिक की दर जो होनी चाहिए उनके कार्य के आधार पर समान होनी चाहिए। अगर दोनों मजदूर बराबर काम करते हैं, अच्छे तरीके से एक ही क्वालिटी का काम करते हैं, तो दोनों का पारिश्रमिक सेम होना चाहिए। दोनों अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो दोनों के लिए दंड विधान समान होना चाहिए, उसमें किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। देखिए, जो भी कर्मचारी हमने अपॉइंट किए हैं, हमने संस्था में रखे हैं, उन्हें कम से कम एक निश्चित कार्यकाल के लिए तो रखा ही जाना चाहिए, जिससे कर्मचारी निश्चिंत होकर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपना काम आसानी से कर सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कर्मचारी हमेशा भयभीत रहेगा, उसको डर रहेगा कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है, तो वो अपना कंसंट्रेशन काम पर कर ही नहीं पाएगा। उसको हमेशा ये डर रहेगा कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए,
तो ऐसे जब सोच रहेगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी ही रहेगी। प्लस अगर हम कर्मचारियों को निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं रखते हैं और उनमें तीव्रता से परिवर्तन करते रहते हैं, तो एक कर्मचारी ट्रेंड हुआ, इतने में वो चला गया, दूसरा कर्मचारी आएगा, दूसरे को फिर सिखाया, वो चला गया, तीसरा आएगा। तो कभी एक्सपर्ट तो हमारे यहाँ काम ही नहीं कर सका। तो जरूरी है कि उनका एक निश्चित कार्यकाल हो जिससे कर्मचारी निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सके। उतनी, यहाँ पे समता गलत लिखा हुआ है, क्षमता, कैपेसिटी, या समता वर्ड जो ये थोड़ा सा आप सही करेंगे, समता वर्ड नहीं है, ये है क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए, इस सिद्धांत को कुछ लोग पहल क्षमता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अधिकारों एवं अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को अधीनस्थों के अंदर पहल क्षमता का गुण विकसित करना बहुत जरूरी है। वो उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें अभिप्रेरित करें कि आगे बढ़कर कर्मचारी खुद से काम करें, जिससे उनके अधीनस्थों में संतुष्टि की भावना भी उत्पन्न होती है। देखिए, एक कर्मचारी जब आगे बढ़कर काम करेगा और वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कार्य के प्रति संतुष्टि आएगी, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहेगा। लास्ट है 14 सिद्धांत, सहयोग की भावना। देखिए, सहयोग की भावना कर्मचारियों के अंदर जब भी हम कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि संगठन के सभी कर्मचारियों के अंदर सहयोग की भावना विकसित हो। वह साथ में मिलकर काम करें, ना कि एक दूसरे से लड़ झगड़ कर। अगर वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम नहीं करेंगे तो कभी भी संगठन के उद्देश्य ढंग से प्राप्त हो ही नहीं पाएंगे। तो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें। ठीक है, तो ये प्रबंधक का कार्य है कि वह ऐसे कदम उठाए संगठन में कि कर्मचारियों में आपसी विश्वास बढ़े, सहयोग की भावना बढ़े, जिससे वह एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, आपस में कंपटीशन ना करें। चलिए स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के प्रबंध में क्या क्या योगदान रहे थे, और साथ में ही 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर क्या प्रबंध में क्या योगदान रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।